आज एंटा का एक कार्यक्रम हुआ था, जूम मीटिंग, ऑनलाइन जूम पर एक कॉल था। अमेरिका का पहला मदेशी संगठन और साइज में अभी भी दूसरा सबसे बड़ा, संख्या के हिसाब से, मेंबरशिप के हिसाब से। तो उसमें इनवाइट किए थे सीके लाल, कॉलमिस्ट। हम तो उनके फैन हैं, आई एम अ फैन ऑफ सीके लाल। ऋषि कपूर ने एक बार कहा था अमिताभ बच्चन के बारे में कि जिस घर में, जिस गली में अमिताभ बच्चन रहते हैं उस मोहल्ले में ही कोई दूसरा नहीं रहता है। तो जिस घर में सीके लाल रहते हैं उस मोहल्ले में ही कोई नहीं रहता है। नेपाल में, काठमांडू में जो कॉलमिस्ट पत्रकार वगैरह जो हैं, उस महफिल में उनका विशेष स्थान है। तो उनको इनवाइट किए हुए थे, वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। मैं आशा करता हूँ वो बराबर आते रहे। तो वो एक वन मैन थिंक टैंक, वाशिंगटन डीसी में एक है, हेरिटेज फाउंडेशन कह के है। तो एक थिंक टैंक है, वैसे और भी है, मैंने एक उदाहरण दे दिया। दिल्ली में है, एक एसटी मुनि चलाते हैं। तो सीके लाल अपने में एक थिंक टैंक है। उनका वर्ल्ड क्लास लेख सब जो है, वर्ल्ड क्लास। आप किसी भी पत्रिका में, टाइम, न्यूज़वीक, न्यूयॉर्क टाइम्स, कहीं भी जो बड़े बड़े फॉरेन अफेयर्स जो जर्नल सब होते हैं, आपके जो फॉरेन पॉलिसी वगैरह, तो कहीं भी आप सीके लाल का आप लेख डाल सकते हैं, उतना अच्छा रहता है उनका लिखना। मैंने उनको सुझाव दिया, आप इतना लिख चुके हैं तो आपको, अभी से 15 साल पहले दिल्ली में मधेसी शब्द ही नहीं था। दिल्ली के वोकैबुलरी में मधेसी शब्द ही नहीं था। अभी वाशिंगटन, लंदन, बीजिंग, ये सब वही हाल है। आपको अपना बात कहना हो, मधेश आंदोलन के बारे में कहना हो, और कहना जरूरी है, विश्व जनमत को अपने पक्ष में लाना होता है। नेपाली का उदाहरण लीजिए। तब सन 2005 में लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा था, तो दुनिया भर के राजधानियों में उसके पक्ष में जनमत सृजना करने का काम किया गया। उससे बहुत बल पहुंचा, उससे मदद पहुंचा। तो मधेश आंदोलन के बारे में जो बात सब है वो बहुत अच्छी तरह से सीके लाल कह चुके हैं। मैंने कहा आप जो लिख चुके हैं उन सब लेख सबको एक पुस्तक के रूप में Amazon.com पर सेल्फ पब्लिश करिए। उसमें तो किसी का परमिशन चाहिए नहीं। पब्लिश करने के बाद बिक्री होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन पब्लिश करने तक वह आप अकेले कर सकते हैं। तो मैंने सुझाव दिया कि उससे जो लोग मधेश आंदोलन के पक्ष में जनमत निर्माण करने का प्रयास करते हैं, विदेशी राजधानियों के लॉ मेकर सब में, तो उस सर्कल में मदद पहुंचेगा करके मैंने कहा। बहुत अच्छा रहा। 2 घंटा का कार्यक्रम, लोग आए हुए थे, ऑनलाइन जूम मीटिंग। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो बात आती है डायस्पोरा की, और है ना कि लोग देश से विदेश जाते हैं विभिन्न कारणों से। तो अब जो शिक्षा नेपाल में नहीं मिलता उसके लिए जाते हैं, या जो रोजगारी नहीं मिलता नेपाल में उसके लिए जाते हैं, राइट। अब जैसे मेरे ही गांव का उदाहरण लीजिए, बहुत है लोग अभी खाड़ी देश में, मलेशिया में जाते हैं, वहाँ तो और टाइम पर फ़ोन भी मार देते हैं टाइम बे टाइम तो वो हुआ। विभिन्न सर्कल में, विभिन्न एजुकेशन लेवल पर जाते हैं, विभिन्न देश में गए हुए हैं, अभी तो सब जगह गए हुए हैं। तो क्या है उनका अपने देश से संबंध, क्या है, योगदान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रश्न सब तो आते रहते हैं। और वो सब जायज़ प्रश्न है। मेरा तो सदैव का मानना रहा है कि प्रवासी मधेसी को
महत्वपूर्ण भूमिका खेलना है। आंदोलन अभी बाकी है, बहुत कम प्रगति हुआ है ग्राउंड पर, और वो राजनीतिक संघर्ष है, समानता के लिए संघर्ष है, उसके बाद भी आर्थिक क्रांति का मुद्दा रहता है। तो लेकिन बाद में होते होते ऐसा हो जाएगा, देखिए चीन का उदाहरण लीजिए। चीन के लोग भी सब जगह गए हुए हैं। कलकत्ता में है चाइना टाउन, दुनिया के प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में चाइना टाउन है। तो जब चीन बहुत गड़बड़ स्थिति में था तो चीन के लोग जाते थे, बाहर जाते थे। सिंगापुर में कौन है वो? चीन से गए हुए लोग हैं। तो जिस तरह नेपाल के लोग बाहर जाते हैं तो चीन के लोग बाहर जाते थे, और दुनिया के सब जगह गए। अमेरिका में जब रेल बनना शुरू हुआ तो किसने बनाया? वो जो पटरी बैठाने का काम हुआ, किसने किया? चीनिया लोगों ने किया। पुराना इतिहास है। तो लेकिन अभी चीन के अंदर रह के ही जो जैसे जैक मा है, अलीबाबा वाले जैक मा है, और भी हैं, टेंसेंट, बाइडू, ढेर सारी कंपनियां हैं जो चीन में रह के ही बनाए हैं। वो कोई भी प्रवासी मदेशी वैसा बनाने का सपना भी नहीं देख सकता, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, किया भी नहीं है। तो अभी होते होते ऐसा हो गया, और ये सन 2008 से बड़ी कस के पकड़ा है कि जो देश में रह रहे थे चीनिया, उनको लगा कि नहीं, मेरे को एब्सोल्यूट डॉलर टर्म्स में भी और पद के हिसाब से भी वापस चीन जाने में ही फायदा है, कह के आर्थिक कारण से वो रिवर्स माइग्रेशन हुआ। तो मेरा एक बहुत हेल्दी एटीट्यूड है। लोग जाते हैं समग्र में तो किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का वो उसका फ्रीडम हुआ, कहाँ जाता है, कहाँ क्या करता है। तो बहुत कठिन परिस्थिति में जाते हैं, कठिन निर्णय लेके जाते हैं। कौन चाहेगा कि परिवार को छोड़ छाड़ के चले जाए? तो विभिन्न कारणों से जाते हैं। लेकिन अगर विशुद्ध आर्थिक पक्ष से देखिए तो जिस तरह जब अमेरिका अपना कार इंडिया को एक्सपोर्ट करे, या जापान से जो टोयोटा कार इंडिया को एक्सपोर्ट करे, तो उनको थोड़े लगता है कि हमारा कार ड्रेन हो गया। कार ड्रेन नहीं ना कहते हैं, वो तो कहते हैं कार एक्सपोर्ट हुआ, हमको फायदा हुआ। तो अंततः आर्थिक कारण से जो है सो जो नेपाल जैसे आर्थिक अवस्था के देश के लोग बाहर जाते हैं, वो आर्थिक कारण से जाते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वैचारिक स्तर पर तो अभी मैंने कमेंट भी कहा कि न आप नेपाल में हैं न मैं अमेरिका में हूँ, हम दोनों इंटरनेट पर हैं। और एक दूसरा बात है, आंकड़ा है कि 200 साल में ब्रिटेन ने भारत से 45 ट्रिलियन लाइक टेक्सास $45 ट्रिलियन चोरी किया। और वो सिंबॉलिक बात नहीं है, वो सिंबॉलिक बात नहीं, वो आप हिसाब करके वो पाई का हिसाब कर सकते हैं कि वास्तव में 200 साल के दौरान $45 ट्रिलियन का चोरी किया। उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। वो सिंबॉलिक नहीं, वो आंकड़ा है, वो सही बात है। तो मेरा कहना है कि अब नहीं तो बहुत कहते होंगे ना भारतीय कि भारत को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा? जब ईस्ट इंडिया कंपनी छोटी थी तभी उसको क्यों नहीं रोका गया? ये प्रश्न लोगों को आता होगा। तो वो उनकी बात छोड़िए, जो 200 साल 300 साल पहले जो लोग थे उनकी, आप अपनी बात आज की बात करिए। अभी दुनिया में डेटा कॉलोनाइजेशन का प्रारंभ शुरू हो गया है। 1757 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो मूव कर रही थी, वो मूवमेंट शुरू हो गया है। अमेरिका के बड़े बड़े टेक कंपनीज, चाइना के बड़े बड़े टेक कंपनीज वो काम शुरू कर दिए। वो डेटा वैक्यूमिंग करते हैं, जो यूजर होते हैं उसके बगैर तो कुछ नहीं है, ना ऐप है ना इंटरनेट है। तो प्रत्येक व्यक्ति के इर्द गिर्द डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके आधार पर कमाई होती है। विज्ञापन देते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो जो डेटा है अभी क्या है, वो मुफ्त में ले जाते हैं सब, एट द स्पीड ऑफ लाइट। और उस डेटा में बहुत वैल्यू है। और अभी जो 4G का
द्वारा चल रहा है, 4G से 5G में जाते ही वो बहुत बढ़ जाएगा, वो डेटा कलेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। यानी कि यूँ मानिए कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी तेल का कुआं हो गया है, लेकिन उस पर वो प्रॉपर्टी राइट्स स्थापित नहीं हुआ है। अगर प्रॉपर्टी राइट स्थापित नहीं हुआ तो सिर्फ आगामी 30 साल में भारतवर्ष से, समस्त साउथ एशिया से ये बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो, मेरा अनुमान है 450 ट्रिलियन डॉलर बराबर का वो चोरी कर लेंगे सिर्फ आगामी 30 साल में, 30 ईयर्स। लेकिन अगर प्रॉपर्टी राइट्स इस्टेब्लिश किया जाए, जो कि अमेरिका के भीतर भी करना जरूरी है, अभी तो अमेरिकी नागरिक का भी अपने डाटा पर स्वामित्व तो नहीं है, तो संघर्ष तो कहीं से भी किया जा सकता है और सब जगह करना चाहिए। तो वो डेटा कॉलोनाइजेशन ना हो पावे उसके लिए तो संघर्ष करना होगा, और वो बहुत ज़रूरी बात है। अगर वो डेटा पर प्रॉपर्टी राइट्स प्रत्येक इंडिविजुअल का स्थापित हो जाए तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो कहते हैं उसी के बल पर वो आ जाएगा। उतना मतलब उतना वैल्यू है उसका, इकोनॉमिक वैल्यू उतना है। तो उस पर हम लोग जैसे लोगों को खटना होगा, ग्लोबल अलायंस बनाना होगा। तो मेरा अपना व्यक्तिगत बात तो है कि मेरे को लगता है, और लगता है लाइक नॉट अ न्यू थिंग, सन 2005 से तब से की बात है, जैसे आज है सन 2021 में जसपा है या जनमत पार्टी है, तो मेरे को लगता है, मैं सिर्फ अपना उदाहरण दे रहा हूँ, जसपा के अथवा जनमत पार्टी के किसी भी केंद्रीय समिति सदस्य से मेरा कम योगदान नहीं रहता है। और रियल टाइम मेरा माध्यम डिजिटल है, लेकिन किसी भी केंद्रीय समिति सदस्य मैं कम योगदान देता हूँ ऐसा मेरे को नहीं लगता है। लेकिन वो जो अब चुनाव लड़ने वालों लोगों की कमी नहीं है, जनमत पार्टी से बहुत संभावनाओं के साथ आगे आ रही है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, जो जनमत पार्टी काम करेगी, जो संभावना भी दिख रही है, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। तो उसमें वैचारिक स्तर पर डिजिटल रास्ते से मेरा योगदान चला है। लेकिन जो बिगर पिक्चर है, जो ग्लोबल पिक्चर है, आप मान लीजिए मधेश आंदोलन का जो मुद्दा सब है, सब सॉल्व कर लिए, नागरिकता समस्या समाधान कर लिए, संघीयता स्थापित कर लिए, थोड़ा थोड़ा आर्थिक विकास भी कर लिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण भी कर लीजिए, लेकिन डेटा कॉलोनाइजेशन हो गया तो गड़बड़ बात है। तो इसीलिए वो जो ग्लोबल डायमेंशन है मधेश आंदोलन का या नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम का, जो ग्लोबल डायमेंशन है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ये दूर नहीं है, ये जो आपको दसों हज़ार की संख्या में विभिन्न कंपनियां सैटेलाइट भेज रही है कि पृथ्वी के प्रत्येक पॉइंट पर इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस रहेगा, बहुत सस्ते में, ऑलमोस्ट फ्री, मे बी फ्री। तो डेटा कलेक्ट, और 5G स्पीड बहुत ज़्यादा है, अभी 4G स्पीड से 5G बहुत ज़्यादा है। तो प्रत्येक व्यक्ति नोट हो जाता है, तो डेटा जो कलेक्ट होगा बहुत होगा, अभी जिसका आंकड़ा नहीं है। ये नहीं कह सकते कि नहीं वो सिर्फ अमेरिका का बात है, इंडिया में तो है ही नहीं, नेपाल में भी, इंडिया में भी वो बात लागू है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जितने लोग सिर्फ फेसबुक पर हैं मेरे परिचय के, मेरे अपने होम विलेज से लेकर प्राइमरी स्कूल के लोग, हाई स्कूल पढ़े लोग, चिन्हा परिचय के लोग, पॉलिटिकल सर्कल लोग, बहुत लोग हैं ना अभी। तो सिर्फ फेसबुक का उदाहरण लीजिए, तो फेसबुक तो सब पर डेटा कलेक्ट कर रही है, तो वहाँ शुरू नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है, तो वो बहुत बढ़ जाएगा। तो डेटा कॉलोनाइजेशन को होने से पहले रोकने का काम करना होगा। तो उसमें हम जैसे लोगों का कुछ योगदान रहना चाहिए। तो वो एक कार्यक्रम था। और एंटा की जो अभी प्रेसिडेंट है अपराजिता झा, उनका होम डिस्ट्रिक्ट शायद मधुबनी है और शादी हुआ जनकपुर में। तो अभी एंटा चला रही हैं कुछ सालों से और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लाइक मेरे जजमेंट पे द बेस्ट प्रेसिडेंट एंटा एवर हैड, उतना अच्छा काम हो रहा है। तो
एक बार उन्होंने कहा था कि आपका एक मिशन मदेश का के जो मैसेंजर ग्रुप है, फेसबुक मैसेंजर पर ग्रुप है, लगभग 40-50 लोग हैं उन पर, नेपाल के पॉलिटिकल लीडर अधिकांश उसमें हैं, एक जूम कॉल करिए। तो मैंने आज उनको मैसेज भेजा है कि नहीं, आप वो एंटा ही करे, एंटा करे, एंटा, क्योंकि एंटा करती आई है। ओपन इनविटेशन रहेगा, जो लोग आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत रहता है, विचार रहता है जो कि लोग, नेता लोग को कहना चाहते हैं। नागरिक तो हैं ही, तो नागरिक का अधिकार बनता है कि वो लोग प्लेन से चढ़ के आएंगे, तब कहीं बैठेंगे, तब कार्यक्रम होगा। वो जरूरी नहीं है, अभी अभी जूम कॉल पर कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, उतना समय तो निकालना पड़ेगा ना। तो दूसरा कहना था, और मेरे लिए सीके लाल इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद करता हूँ, लाइक ही स्पीक्स ट्रूथ टू पावर। जैसे एक बात कहा उन्होंने कि मैं अभी डायस्पोरा के मदेशी से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, न 15 साल पहले था न अभी हूँ। तो जब कार्यक्रम का संचालक ही डायस्पोरा के मदेशी हो, जो दर्शक सब वो हो, तो उस महफिल में वो कहना, तो उनका वो निडरता झलकता है, इसलिए तो उतना अच्छा लिखते हैं। वो जो उनको लगता है, सही लगता है, वो बोलते हैं। तो और मैं उनके बात से सहमत हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ। राजनीतिक चेतना के हिसाब से सबसे पीछे हैं अमेरिका के मधेसी, ये मेरा निष्कर्ष। नेपाल में जब हो जाएगा उसके बाद इधर गर्म होंगे लोग, जबकि होना चाहिए उल्टा। तो उनका जो विश्लेषण है, उनका इंडिपेंडेंट विश्लेषण है, उससे मैं सहमत हूँ। दूसरा बात उन्होंने कहा कि प्रवासी मधेसी अपने तो सेफ रहते हैं, विदेश में रहते हैं, और यहाँ, और सिर्फ नेपाल में नहीं, श्रीलंका का उदाहरण लीजिए, बर्मा, बहुत जगह का उदाहरण लीजिए, तो आयरलैंड का उदाहरण लीजिए। तो आंदोलन करने वाले करते हैं, रिस्क लेते हैं, प्रवासी नेपाली प्रवासी मधेसी सेफ रहते हैं करके उनका कहना था। और तो मैंने उनके जवाब में एक कहानी उनको सुनाया। सन 2005 की बात है, मैं फ़ोन पर था, हृदय त्रिपाठी के साथ गप कर रहा था। तो हृदय जी से उनके वाइफ ने, शोभा जी ने, वो फ़ोन छीन के मेरे को प्रश्न किया कि बाबू तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ। उनके कहने का तात्पर्य था कि आप सेफ बैठे हो अमेरिका में, और मेरे हस्बैंड को कह रहे हो आंदोलन करो, जेल जाओ। और उस फ़ोन कन्वर्सेशन के सिर्फ 2 रोज़ बाद वो जेल गए भी, हृदय जी। तो मैंने सीके लाल के बात में हाँ मिलाया कि नहीं, आपका कहना सही है, रिस्क तो है वहाँ। तो और मेरा मैंने हाई स्कूल किया काठमांडू में, मैंने कॉलेज किया अमेरिका में, लेकिन बीच में 2-3 साल गैप था। तो उस गैप ईयर में मैं 1 साल तो पद लेके नहीं मैंने काम किया, साथ में काम किया। हृदय जी के डेरा पर मैं बराबर आता जाता था, राजेंद्र महतो के घर जाके चाय पिया है उस समय में। तो हृदय जी के वाइफ से व्यक्तिगत परिचय मेरा शोभा जी से उसे। तो सन 2005 में वैसा एक हुआ था, मैं फ़ोन पर बात कर रहा था हृदय जी, तो उन्होंने, वाइफ ने फ़ोन छीन के मेरे को प्रश्न किया था कि बाबू तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ। तो वही बात सीके लाल आज कर रहे थे। डायस्पोरा वीकनेस नहीं है, डायस्पोरा स्ट्रेंथ। जनमत पार्टी जब करेगी, लेकिन जो कर चुकी है, सबसे जो खाड़ी देश के जो प्रवासी मधेसी हैं, वो डायनमो की तरह बहुत स्ट्रेंथ, जनमत पार्टी को बहुत स्ट्रेंथ देते हैं वो खाड़ी देश के जो संगठित मधेसी हैं। काश अमेरिका में भी वैसा होता। आज का कार्यक्रम का प्रश्न था कि जो प्रवासी मधेसी हैं, डायस्पोरा में है, वो क्या कर सकते हैं, नेपाल के मधेसी के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो प्रश्न सीके लाल को प्रश्न किए हुए थे। तो उस प्रश्न का नॉन रेजिडेंट मधेसी एसोसिएशन का जवाब है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, महीने में 2-3 कप कॉफ़ी कम पीजिए और $10 हमको दे दीजिए प्रत्येक महीना, बस हो गया, उतना करना है आपको।
उसका जवाब वो देते हैं। वो अच्छा जवाब है।